हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर एक पूरे वीडियो में। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है एनसीईटी एग्ज़ाम के हिंदी पेपर के लिए तो होगा ही ये। बाकी जितनी भी एग्ज़ाम है जहाँ पर हिंदी ग्रामर पूछी जाती है, हम एक वन शॉट में देखने वाले हैं सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, वो भी टेबल के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके लिए सुपर इजी रहने वाला है याद रखने के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बट जैसे कि कल आपकी एग्ज़ाम है एनसीईटी वालों बच्चों की, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि इस वीडियो की स्पीड यूट्यूब में बढ़ाने का ऑप्शन आता है ना, वहाँ स्पीड बढ़ा लो, 1.5 कर लो अगर आपकी श्रवण शक्ति अच्छी है तो। ठीक है, हिंदी की बात हो रही है आज, तो हिंदी में भी बात हो रही है। ठीक है, शुद्ध हिंदी का उपयोग करेंगे। श्रवण शक्ति अच्छी है ना, लिसनिंग पावर अच्छी है, तो इसकी स्पीड बढ़ा लो। और फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो देखो, सबसे पहले ये चीज़ समझ लेते हैं हम कि ये जो हमारा हिंदी का पेपर है, अगेन इसमें भी देखो जो भी लैंग्वेज पेपर होते हैं, ठीक है, भाषा, लो पेन तो मैंने लिया ही नहीं जल्दी जल्दी के चक्कर में, जस्ट अ सेकेंड। हाँ ठीक है। तो जो भी भाषा से रिलेटेड जो भी पेपर होते हैं हमारे, उसके दो पार्ट होते ही हैं। ठीक है, एक तो उसकी व्याकरण होगी, मतलब कि ग्रामर होती है उसकी, और दूसरा होता है उसका शब्द कोश। ठीक, तो अब शब्दकोश पर हम अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम व्याकरण के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। शब्दकोश में आपके क्या क्या आ जाता है, वही विलोम शब्द आ जाएंगे, पर्यायवाची आ जाएंगे, है ना। वो आप कब से पढ़ते आ रहे हैं यार, हम लोग 6th-7th से, तो आपको याद ही होगा। विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। ठीक है, इसके अलावा और क्या आ जाता है, मुहावरे आ जाते हैं, लोकोक्ति आ जाती है, मुहावरे, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, लोकोक्तियाँ। ठीक है, और क्या आ जाता है इसमें, इसी तरह से आपके यहाँ तत्सम, तत्सम, तद्भव शब्द, ये इम्पॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम के लिए। ये सभी इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली में, कुछ भी इसमें से आ सकता है। ठीक है, राइट। सो तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग, प्रत्यय। ठीक है, ये सारी चीज़ें शब्दकोश के अंतर्गत आती है। रही बात व्याकरण की, तो देखो व्याकरण के जो 2-3 मुद्दे होते हैं, ये हमारे स्टार्ट होता है भाषा बोली, भाषा बोली वाले कॉन्सेप्ट से, जो अभी हम करने भी वाले हैं। ठीक है, भाषा बोली, लिपि, साहित्य क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे। उसके बाद आप आ जाओ संधि पर। ठीक है, संधि, और फिर आ जाओ आप किस पर, इधर इस संधि में मात्रा गलत लग गई है, इसको ठीक कर लेते हैं, संधि पर। फिर समास पर आ जाइए, समास। उसके बाद संधि, समास, फिर हमें पढ़ना है कारक। ठीक है, कारक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अलंकार, अलंकार, रस, और अपना क्या कहते हैं उसे, छंद। ठीक है, छंद। हालांकि मुझे नहीं लगता, सीयूईटी में तो पूछा जाता है छंद, बट मुझे नहीं लगता कि एनसीईटी में पूछा जाएगा, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। बट ड्यू टू कि टेबल के फॉर्मेट में है, तो ये बहुत इजी जाएगा। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये क्योंकि हम बचपन से सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, तो ये रिपीटेशन में है ना। ज़्यादा मेन फोकस जो भारी भरकम चीज़ें हैं वो ये हैं सारी। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जहाँ से व्याकरण हमारी हिंदी व्याकरण या हिंदी ग्रामर कह लें जो स्टार्ट होती है, ठीक है, वो होती ही स्टार्ट भाषा से है कि भाषा क्या है। ठीक है, तो भाषा क्या है, भाषा एक व्यवस्थित संचार प्रणाली जिसमें जस्ट सेकेंड, जिसमें ध्वनि, शब्द और व्याकरण का प्रयोग करके विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, उसे भाषा कहते हैं। या ये भी कहते हैं सीधे सीधे भाषा, विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा अलग अलग तरह की है, हिंदी है, अंग्रेज़ी है, संस्कृत है, रशियन है, तमाम तरह की अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषा यूज़ होती है। उसके बाद एक बड़ी चीज़ इसमें ये आती है कि भाषा के प्रकार, है ना, भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार। तो भाषा के प्रकार कितने हैं, 2 हैं, मौखिक, मौखिक और लिखित। कुछ लोग इसमें व्याकरण भी डाल देते हैं, ठीक है, सॉरी सांकेतिक भाषा भी डाल देते हैं, बट सांकेतिक भाषा जो है भाषा के मुख्य प्रकार में नहीं है। भाषा के 2 ही मुख्य प्रकार होते हैं, जो कि मौखिक और लिखित होता है। इसके साथ जब भाषा की बात आती है तो 2 वर्ड और आते हैं यहाँ पर। 2 वर्ड कौन से आते हैं, राजभाषा, राजभाषा,
और राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा। ठीक है, तो राजभाषा जो होती है वो कामकाज की है ना, कामकाज की जो भाषा है, कामकाज की भाषा। जैसे हम कहें कि इंडिया है ना, भारत की कोई राष्ट्रभाषा है क्या? भारत की कोई राष्ट्रभाषा, भारत की राष्ट्रभाषा भाषा नहीं है ना, नहीं है। जबकि हमारी क्या है, राजभाषा है। हमारे कामकाज की भाषा कौन सी है? हिंदी है। ये हमने पहले भी बात की हुई है। हिंदी हमारी क्या है? हमारी राजभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं बोली। बोली किसे कहते हैं? किसी भाषा का एक क्षेत्रीय या सामाजिक रूप जिसमें उच्चारण, शब्दावली और व्याकरण के छोटे मोटे अंतर होते हैं, उसे बोली कहा जाता है। ठीक है, अब या फिर ये भी कहा जाता है कि एक सीमित क्षेत्र में जो बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। जैसे कि अवधी, ब्रज भाषा, भोजपुरी, ये सब क्या है? बोली के उदाहरण हैं। अच्छा, एक चीज़ जब हम हिंदी की बात करते हैं ना, तो एक चीज़ आपको याद रखना है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हालांकि हमने ये जीटी के सेक्शन में भी पढ़ा है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर लिख लेना आप लोग हिंदी में। ठीक है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद आती है बात लिपि पर, कि लिपि क्या है? लिपि जो है किसी भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों या अक्षरों की प्रणाली क्या है? लिपि है। देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, गुरुमुखी लिपि, है ना, ये सब उदाहरण हैं। ठीक है, अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि देवनागरी लिपि किन किन भाषा की लिपि देवनागरी है? तो आपको पता ही है, हिंदी की है ना, हिंदी, नेपाली, हिंदी, नेपाली, मराठी, ये याद रखने वाली बातें हैं। हिंदी, नेपाली, मराठी और अपने संस्कृत। ठीक है, ये जो है इनकी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसी में एक वर्ड हमारे सामने है, जैसे कि हिंदी ग्रामर की हम बात कर रहे हैं तो व्याकरण आता है। ये मैंने पहले भी बताया है, एक शॉर्ट है। व्याकरण क्या है? व्याकरण एक शास्त्र है ना। व्याकरण क्या है? एक शास्त्र है जिसमें हमें क्या बताया जाता है? भाषा का शुद्ध रूप उपयोग करना सिखाया जाता है, उपयोग करना सिखाया जाता है। इसके बारे में हमने और भी काफ़ी चीज़ें पढ़ी है, सिखाया जाता है। ठीक है, अपनी क्लासेस में। अभी ये शॉर्ट है इसलिए शॉर्ट में इसको चलने देते हैं। उसके बाद एक चीज़ और आती है कि भाई साहित्य क्या है? साहित्य क्या है? तो साहित्य क्या है? किसी भी भाषा का संचित उपयोगी ज्ञान क्या है? साहित्य है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और भी 2-3 चीज़ें होती है, जैसे कि भाषा के कौशल, ठीक है, या व्याकरण। हाँ, व्याकरण की जब बात करते हैं, व्याकरण से ही सारी चीज़ें आगे निकलती। देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गई, व्याकरण के जो है लिखना यहाँ पर, व्याकरण के 3 अंग होते हैं, है ना, 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? इसी से पूरी ग्रामर हमारी निकली है। 3 अंग होते हैं, यही पढ़ते हैं हम ग्रामर में पूरा। ठीक है, सबसे पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, और तीसरा वाक्य विचार। बस पूरी ग्रामर हमारी इसी के चारों तरफ घूमती है। हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, अभी शॉर्ट में देख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। अच्छा, भाषा के कितने कौशल होते हैं? एक चीज़ और यहाँ पर, भाषा के लिख लो यहाँ पर, भाषा के 4 कौशल होते हैं, है ना, लिखना, पढ़ना, सुनना और कहना। ठीक है, भाषा के, क्या लिख दिया मैंने? भाषा के 4 कौशल हैं। अच्छा, कौशल लिख रही थी मैं, है ना। भाषा के 4 कौशल हैं। कौन कौन से हैं 4 कौशल? सबसे पहला लिख लो श्रवण, है ना, दूसरा श्रवण वाचन, तीसरा पठन, ठीक, पठन, और चौथा क्या हो जाएगा? लेखन। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये मेन पार्ट था अपना शुरुआती वाला, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बच्चों कारक। तो ग्रामर में हिंदी ग्रामर या व्याकरण में कारक क्या होता है? कारक जो है आप कह सकते हैं कि संज्ञा या फिर जो सर्वनाम होता है ना, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं। ठीक है, तो कितने कारक हैं हमारे पास? टोटल 8 है ना। 8 कारक के 8 भेद माने गए हैं। ठीक, अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? कारक का नाम दिया गया है, उसकी विभक्ति दी गई है कि प्रथमा है, द्वितीया है, फिर उसके चिन्ह दिए गए हैं हमें, है ना। इन्हें क्या कहते हैं? कारक चिन्ह कहते हैं। उसकी परिभाषा है और उदाहरण है। तो चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं इसको। कृत कारक, ठीक है, कृत कारक प्रथमा है, इसका चिन्ह क्या है? ने। जो क्रिया का कर्ता या करने वाला होता है उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, जैसे कि राम। अब राम क्या है? इसमें कर्ता है। राम ने खाना खाया, तो इसमें कर्ता कौन है? राम है। ठीक है, तो अगर आपसे ऐसा सेंटेंस दे दिया जाए, ऐसा वाक्य आ जाए और आपसे ये पूछा जाए कि इसमें कौन सा कारक है, तो आपको क्या कहना है? इसमें कर्ता कारक है। सॉरी, ये यहाँ पर कृत लिखा है, कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता कारक। पहला कारक कौन सा है? कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। कौन है इसमें कर्ता? राम है। ठीक है, दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक द्वितीया। कर्म कारक के लिए हम चिन्ह क्या लगाते हैं? को, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है ना, जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है। सीता ने पुस्तक पढ़ी, तो सीता ने तो पढ़ी, पर प्रभाव किस पर पड़ा? पुस्तक पर। ठीक है, तो इसमें कर्म क्या है? कर्म मतलब कि ऑब्जेक्ट, ये समझ लो आप। कर्म मतलब कि क्या है? ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम इसको? ऑब्जेक्ट। कल इंग्लिश ग्रामर का जो वीडियो देखा था आपने सुना होगा, उसमें मैंने ये बताया था। फिर है करण कारक, जो तृतीया, से, है ना, से या के द्वारा, है ना, जिसके द्वारा क्रिया संपन्न होती है। उसने चाकू से फल काटा, किससे काटा? चाकू से, तो ये क्या हो गया? इसमें करण हो गया। किसके द्वारा काम किया? चाकू के द्वारा। फिर है संप्रदान कारक, चतुर्थी, को, इसके लिए इसमें क्या लगता है? संप्रदान, इसमें के लिए भी लगता है, के लिए, जिसमें देने या प्राप्त करने का भाव हो। उसने मुझे किताब दी, तो मुझे क्या हो गया? इसमें संप्रदान हो गया। क्या हो गया? संप्रदान हो गया, जिसे कुछ दिया जाए। ठीक है, तो मुझे दिया, तो मुझे क्या हो गया? संप्रदान हो गया। फिर है अपादान कारक। अपादान कारक पंचमी, इसमें क्या है? से, पर यहाँ पर से का मीनिंग होता है अलग से। अलग, जब किसी चीज़ का अलग हो जाना वाक्य में आपको दिखाई दे, जिससे अलग होने का या दूरी का प्रभाव प्रकट हो। वह घर से बाहर गया, तो घर से बाहर हो गया ना, तो घर से यहाँ पर अपादान होगा। जैसे कि पेड़ों से पत्ते गिर गए, हमने जब थ्योरी पढ़ी थी तब भी देखा था। या वह घोड़े से गिर गया, ये भी एग्जाम्पल हमने बात की थी, राइट। सो अपादान कारक। फिर है संप्रयोग कारक, ठीक है, या इसे संबंध कारक भी कहते हैं। आप बेटर है आप इसको संबंध कारक लिख लें, संबंध कारक लिख लें। ठीक है, तो संबंध अन्य शब्दों से संबंध बताता है, जैसे का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ठीक है, जिसमें क्रिया के संपन्न होने का भाव हो और साथ ही जो ये बताए कि उसका जो है संबंध कैसा है अन्य शब्दों से। तो वह मित्र के साथ बाजार गया है, तो मित्र के साथ, तो ये क्या हो गया? संप्रयोग या संबंध। ठीक है, राइट। नेक्स्ट है अधिकरण। अधिकरण सप्तमी है। अधिकरण में होता है में पर, इसका चिन्ह क्या है? जिसमें स्थान का बोध हो। ठीक है, जैसे कि वह कुर्सी पर बैठा है, किस में बैठा है, किस पर, कहाँ, ऐसे जहाँ शब्द होंगे वहाँ अधिकरण कारक होगा। इसके बाद 8th जो होता है वो संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक, संबोधन कारक मतलब कि जैसे हम संबोधन देते हैं ना, किसी को भी बुलाते हैं, ठीक है, जैसे कि हे, अरे, इस तरह से। ठीक है, जिसमें पुकारा जाता है, जिसे बोलते हैं अरे भैया, ओ भैया, इस तरह से। ठीक है, राइट। सो संबोधन कारक है। चलिए, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे,
कारक हमें इतने याद रखने हैं, 8 कारक हैं और उनको पहचानने का तरीका आपको यहाँ पर बताया गया है। आगे चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? समास। समास हमें पता है क्या होता है, दो या दो से अधिक पदों को जब हम जोड़कर, है ना, पदों को जोड़कर जब नया शब्द बनाते हैं वही क्या है, समास होता है। ठीक है, इसके 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और इन 6 भेदों में से जैसे तत्पुरुष पहला समास है हमारा, तो इसके खुद के और 6 भेद हैं, बट ज़्यादा डिटेलिंग में हमें नहीं जाना है। तत्पुरुष समास जो है, जिसमें पहला पद दूसरे पद का विशेषण होता है या उसके लिए कारक होता है। हमने अपने पढ़ाई में भी पढ़ा था जब थ्योरी क्लासेस पढ़ रहे थे कि पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे राजा का कुमार, ठीक है, राजकुमार। अच्छा, इसको जो है थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ये दिनकर इसका एग्जाम्पल नहीं है, इसको ठीक कर ले, ठीक है, हाँ इसको ठीक कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और हाँ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय। कर्मधारय समास क्या है? जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है ना, या उपमा, उपमेय और उपमान का रिलेशन जिसमें होता है। अब विशेषण और विशेष्य क्या होता है? विशेषण जो किसी भी सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जैसे कि हरी कुर्सी, ठीक है, तो हरी क्या हो गया, उसमें विशेषण हो गया, और किसकी विशेषता बता रही हूँ मैं? कुर्सी की, तो वो विशेष्य हो गया। ठीक है, तो कुर्सी क्या हो गया? कुर्सी विशेष्य हो गया, और हरी क्या हो गया? उसका विशेषण हो गया। ठीक है, हरी कुर्सी। ठीक है, जैसे नीला कंठ, तो उसे क्या कहते हैं हम? नीलकंठ। ठीक, सुमन सुंदर मन। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे कि माता पिता, इसे लिखते हैं हम माता और पिता। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। फिर आता है द्विगु समास। अब ये द्विगु समास क्या है? द्विगु समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक या परिमाणवाचक होता है और दूसरे पद प्रधान होता है, जैसे कि त्रिलोक, 3 लोक। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज। ठीक है, ओके, राइट। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, ऐसे ही हमने पढ़ा था। पंचवटी, 5 वटों का समूह। ठीक है, राइट। नेक्स्ट है इसमें बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। अब इसमें जिसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का बोध कराते हों जो समास में उपस्थित ही नहीं हो। ठीक है, तो जिसमें समस्त पद के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है, और किसी अन्य पद की ही प्रधानता बन जाती है, जैसे कि चक्रधारी, चक्र धारण करने वाला। अब आप समझ जाएंगे कि चक्रधारी वर्ड किसके लिए, ये शब्द किसके लिए यूज हो रहा है? श्री कृष्ण के लिए। ठीक है, दशानन भी इसका एग्जाम्पल है, दशानन। ठीक, दशानन, दशानन कौन है? ऐसे 10 हैं आनंद जिसके, मतलब 10 सरों वाला। तो अब आप समझ गए, ऐसा वर्ड, ये दोनों मिलकर के ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द इन्होंने बनाया है जिसका बोध किसी तीसरे का ही बोध करा रहा है। वो किसका बोध करा रहा है? 10 सर वाला कौन है? बिना कहे आपको बोध हो गया कि ये किसके बारे में बात हो रही है? रावण के बारे में बात हो रही है। ठीक है, राइट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है क्या? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यव होता है और दूसरा पद उससे मिलकर नया अर्थ प्रस्तुत करता है। सो उपयुक्त, ऊपर युक्त, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। तो इस तरह से, जैसे कि प्रतिदिन, तो दिन दिन, है ना। प्रत्येक, प्रत्येक मतलब कि एक एक। ठीक, भरपेट, भरपेट का क्या हो जाएगा? पेट भरकर। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बात हुई हमारे समास की। तो नेक्स्ट है अपने अलंकार। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम ये कर लेते हैं कि भाई अलंकार है क्या। तो देखो, जो ये सब यूज़ होते हैं किसमें? कविता में, है ना। कविता की जो प्रस्तुति होती है, ठीक है, उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का यूज़ किया जाता है जिससे उसकी इफ़ेक्टिवनेस, उसका प्रभाव और बढ़ जाता है। ठीक,
उन्हीं शब्दों को हम, उन्हीं तत्वों को क्या कहते हैं, हम अलंकार कहते हैं। तो कविता के सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अब अलंकार के वैसे तो दो भेद हैं, दो मुख्य भेद हैं। एक शब्दा अलंकार और दूसरा अर्था अलंकार, मतलब अर्थ के आधार पर जब सौंदर्य उत्पन्न हो, है ना, या कहते हैं चमत्कार उत्पन्न हो। ये भी कहते हैं कि अलंकार वो शब्द हैं जिससे कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है। तो जब शब्द के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो तो शब्द अलंकार, और अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो तो अर्थ अलंकार होता है। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारे सब टाइप हैं। शब्द अलंकार के 3 प्रकार हैं, है ना, उसके बाद अर्थ अलंकार के भी प्रकार हैं। तो मैंने यहाँ पर कंपाइल कर दिया है, हम साथ में इसको पढ़ लेते हैं। तो उपमा अलंकार, उपमा से आप समझ ही रहे हैं कि किसी से कंपैरिजन किया जाता है। तो जब किसी वस्तु की समानता दूसरे वस्तु से बताने के लिए उपयोग किया जाता है तो वो क्या है, उपमा अलंकार। उपमा दी जा रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, वह चांद सा मुखड़ा, अब ये सामान्य मैंने उदाहरण यहाँ पर लिए हुए हैं। रूपक अलंकार, जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वह रूपक अलंकार हो जाता है। वह सूर्य के समान तेजस्वी है। अनुप्रास अलंकार, एक ही वर्ण या ध्वनि की पुनरावृत्ति के कारण उत्पन्न होने वाला अलंकार। जैसे चाल चली चतुराई से, तो च वर्ण की उत्पत्ति, च वर्ण के बार बार प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, इसलिए ये कैसा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो प शब्द की आवृत्ति हो, र शब्द की आवृत्ति हो रही है, पीछे में प शब्द की भी मतलब नॉट शब्द, वर्ण की आवृत्ति हो रही है, वर्ण की आवृत्ति। जैसे कि यहाँ पर च की आवृत्ति है, ऐसे ही रघुपति राघव में र की आवृत्ति है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है यमक अलंकार। अब ये यमक अलंकार जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किया जाता है और हर बार उसका अर्थ अलग है। ठीक है, तो एक ही शब्द का अधिक बार प्रयोग किया जाता है लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग है। साधु साधु सब कहे, साधु का साधन। और इसके अलावा जैसे काली घटा का घमंड घटा, ये तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, आता ही है। काली घटा का घमंड घटा, तो घटा मतलब बादल और घटा मतलब कि कम होना। ठीक है, तो अनुप्रास हो गया, ये हो गए। ठीक है, फिर है अन्वय अलंकार, जब किसी वस्तु को अन्य सभी वस्तुओं से भिन्न और अद्वितीय बताया जाता है, मतलब उसके जैसा कोई नहीं, है ना, सुप्रीम यूनिक, और कोई है ही नहीं भैया दुनिया में, तो वह इस दुनिया में सबसे सुंदर है। ठीक है, श्लेष अलंकार, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, सभी अर्थ उपयुक्त होते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, और श्लेष का मतलब क्या, मैंने पहले ही बताया था, चिपका हुआ, मतलब एक ही शब्द में 2 अर्थ चिपके हुए हैं। ठीक, चलिए इसका देखिए, इसका उदाहरण जो है हम आपको जो पूछा जाता है मैं वो बताती हूँ। जो रहीमन गतिदीप की कुल कपूत सा सोए, 12 उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। तो यहाँ पर 12 और बड़े जो शब्द हैं, ठीक है, 12 और बड़े दो अर्थ हैं इनके। ठीक, तो जो रहीमन गति दीप की, अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ दीपक की, तो 12 का अर्थ यहाँ पर जलना है। ठीक है, और बड़े का अर्थ बुझना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, श्लेष अलंकार शब्द में अलग अर्थ चिपके हुए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संदेह अलंकार की। तो जब किसी बात में संदेह प्रकट होता है ना, वह फूल है या परी। ठीक है, तो ये संदेह अलंकार। विप्रलभ अलंकार कौन सा हुआ, जब विरह या बिछोह की स्थिति का वर्णन हो, जैसे राधा का कृष्ण के बिना विलाप, इस कंडीशन की जो भी कविताएं होंगी वहाँ पर आपको विप्रलभ अलंकार दिख जाएगा। अतिशयोक्ति अलंकार, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंची वाली बात कर दिया, ऐसा तो होता ही नहीं है। किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करा, वह इतना तेज़ दौड़ता है कि पवन से भी तेज़, तो ये अतिशयोक्ति होगी भाई, अब हवा से ज़्यादा तेज़ कौन चलता है। ठीक है, फिर है अपना उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें किसी वस्तु को उसकी विशेषता से मिलान, जिससे वह वस्तु विशेष प्रतीत होती है। या हम कह दें कि उत्प्रेक्षा अलंकार में हम
उपमेय में उपमान की कल्पना करते हैं, है ना, ये भी कह सकते हैं उपमेय में उपमान की कल्पना करते हैं, जैसे उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी। अब यहाँ पर उपमेय में मतलब कि आंख उपमेय हो गया, उपमान की कल्पना की जा रही है, ठीक है। अब है रति अलंकार, जब किसी प्रिय वस्तु का वर्णन प्रेम पूर्वक किया जाता है। राम की सीता से प्रेम कथा, ये रति अलंकार का उदाहरण होगा, इससे जुड़े हुए। फिर है भ्रांतिमान अलंकार, जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु समझकर भ्रम हो जाए, तो भ्रम हुआ कि सामने कोई पेड़ है या वहाँ पर कोई व्यक्ति था। फिर है समान अलंकार, जब किसी वस्तु की तुलना उसकी विशेषता के आधार पर किसी अन्य वस्तु से की जाती है, उसकी बुद्धि शूक देव जैसी है। तो यहाँ पर एक्चुअली में समान अलंकार प्रयोग किया गया। फिर है आकर्षण अलंकार, जब किसी वस्तु को उसकी सुंदरता या आकर्षण के कारण प्रस्तुत किया जाता है, उसकी मुस्कान चंद्रमा की किरणों जैसी है। विरोधाभास अलंकार, जब किसी वाक्य में परस्पर विरोध का भाव हो, जब जलती हुई बर्फ की तरह, वह जलती हुई बर्फ की तरह ठंडी है। अब देखो विरोधाभास है ना, जलती हुई बर्फ क्या होती है और जलती हुई बर्फ फिर ठंडी कैसे होगी, तो उल्टी बात जिसमें कही जाए, ठीक है। जैसे कि वो कहते हैं ना कि वो जलेबी की तरह सीधा है, तो ये हमने विरोधाभास अलंकार का उपयोग यहाँ पर किया है, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। थोड़ा सा मैंने इसको जूम आउट कर दिया है क्योंकि क्लियर नहीं दिख पा रहा था इसमें, ठीक है। चलिए, तो रस नेक्स्ट है हमारा, क्या रस, वही हमारी कविताओं को या फिर हम कह दें कि प्रभावी बनाने के लिए, या फिर हम कह दें कि जो कुछ भी हम जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, वो गद्य हो या पद्य हो, उसका एक उसमें एक फीलिंग होती है। वो फीलिंग हमें किससे समझ में आती है, रस से समझ में आती है। किससे समझ में आती है, रस से, कि एक्चुअली में इसका मुख्य भाव है क्या, किस तरह की ये रचना है, ठीक है। तो रस वैसे तो सामान्यतः हमारे पास होते हैं 9 रस होते हैं, बट मैंने आपको जैसे पहले भी बताया 2 एक्स्ट्रा रस जोड़े गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं रस। सबसे पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, इसमें अक्सर पूछा जाता है इसका स्थायी भाव क्या है, तो रति या प्रेम इसका स्थायी भाव है। विभाव इसमें क्या है, आलंबन, नायक या नायिका, उद्दीपन, बसंत ऋतु, चांदनी रात। अब देखिए आलंबन क्या होता है, मतलब ये हुआ कि देखिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे विभाव है ना, विभाव वो कारण है जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हुए हैं। ये कारण है जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हुए। अब विभाव 2 तरह के हो सकते हैं, एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। आलंबन कोई व्यक्ति होता है जिसके कारण भाव उत्पन्न होते हैं, और उद्दीपन वो होता है, परिस्थितियाँ होती हैं जिसके कारण भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे अब श्रृंगार रस, प्रेम की बात हो रही है, तो नायक नायिका, हीरो हीरोइन को देख करके प्रेम भाव की उत्पन्नता आई, ठीक है। तो हीरो हीरोइन या नायक नायिका यहाँ पर आलंबन हो गए। और याद कब आती है भाई, अब चांदनी रात हो, बरसात हो रही हो, बसंत ऋतु हो, हवा तेज़ चल रही हो, तब ऐसे में, अब वो डरावनी रात वाली हवा तेज़ नहीं, मतलब धीमी धीमी हवा, जैसे बारिश की शुरुआत में जो होती है, ठीक है, वैसी हवा चल रही हो, तो वो उद्दीपन हो गया। तो परिस्थितियाँ क्या है, उद्दीपन, और आलंबन क्या है, या व्यक्ति जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। और ये विभाव के 2 टाइप होते हैं, आलंबन और उद्दीपन, ठीक है। चलिए, अब अनुभाव क्या है, आँखों का खुलना, मुस्कुराना, है ना, ऐसी क्रिया है जिससे कि प्रेम और जो है उमड़ता हो, ठीक है। आँखों का खुलना, मुस्कुराना। संचारी भाव क्या है, उत्साह, चिंता, धैर्य, है ना, जो क्षणिक रूप के लिए रहते हैं। फिर उदाहरण क्या है, जयदेव का गीत गोविंद, मतलब कि ऐसी रचनाएं जिसमें प्रेम भाव रहता है। अब गीत गोविंद जो है, इसमें बताया क्या गया है, इसमें भगवान कृष्ण और राधा का जो प्रेम प्रसंग है उनके बारे में यहाँ पर कविताएं हैं, ठीक है। फिर है हास्य रस, जहाँ पर हंसी आए, है ना। आलंबन क्या हो जाएगा, हास्यकारक पात्र, कोई ऐसा कैरेक्टर जिसको देख करके हंसी आ जाए, और हास्यप्रद परिस्थितियाँ, ऐसी परिस्थिति बन जाए कि हंसी आने लगे, ठीक है। फिर हंसना, मुस्कुराना इसके अनुभाव है। और संचारी भाव क्या है, चपलता, हर्ष, उद्वेग, ठीक। विद्यापति का हास्य कविता इसका उदाहरण हो सकता है। फिर करुण रस, करुण, शोक, दुख, आलंबन, दुखद पात्र, उद्दीपन क्या होता है, दुखद घटनाएं, आंसू बहाना, उदासी, विषाद,
है ना। चिंता, तुलसीदास का रामचरितमानस इसका उदाहरण होगा, इसमें करुणा का भाव है। फिर है रौद्र रस। रौद्र रस मतलब कि गुस्सा आता है जिसमें, क्रोध कारक पात्र जिसको बहुत गुस्सा आता हो, और उग्र परिस्थितियाँ जिससे गुस्सा और बढ़ जाए, ठीक है। लाल आंखें, भौहें सिकोड़ना, इस तरह के ये क्या है, अनुभाव है। फिर क्रोध, उत्तेजना, इसके स्थायी भाव है, और ये संचारी भाव है, इसके संचारी भाव है, और महाभारत के युद्ध के प्रसंग इसका उदाहरण हो सकता है। फिर वीर रस में उत्साह रहता है, आलंबन, वीर पात्र, उद्दीपन, वीरता प्रदर्शित करने वाली स्थितियाँ, गर्जना, शास्त्र उठाना, गर्व, धैर्य, साहस, ये संचारी भाव है। उदल की वीर गाथाएं जो है इसका एग्जाम्पल है। भयानक रस, भय इसमें होगा, आलंबन, भयानक पात्र, उद्दीपन, परिस्थितियाँ कैसी, डरावनी परिस्थितियाँ हो जिसमें कपकपी, पसीना आना, ये अनुभाव है। चिंता, उद्वेग, घबराहट, बाण भट्ट की कादम्बरी इसका उदाहरण है। फिर है अपना विभत्स रस, जुगुप्सा, ठीक है। आलंबन, घृणास्पद पात्र, घृणास्पद घटनाएं, मुंह बनाना, नाक सिकोड़ना, वितृष्णा, घबराहट, क्षोभ। कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम इसका उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है अद्भुत रस। अद्भुत रस में विस्मय, आश्चर्य होता है, इसमें आलंबन, आश्चर्यजनक पात्र और आश्चर्यजनक घटनाएं, ठीक है। आंखें बड़ी करना, मुंह खुला रह जाना, उत्सुकता, अद्भुतता, विस्मय। रामायण में हनुमान जी जो समुद्र लांघते हैं वो एक अद्भुत रस का उदाहरण है। फिर है शांत रस जिसमें शांति हो, ठीक है। आलंबन, शांत पात्र, शांति प्रदर्शित करने वाली स्थितियाँ, स्थिरता, आंखें मूंदना, संतोष, निरामयता और समाधि। महाभारत में भीष्म पितामह का निर्वाण प्रसंग, जब वो बाणों की शैया पर रहते हैं, ठीक है, वो। फिर वात्सल्य रस। वात्सल्य रस माता पिता का जो स्नेह होता है उसके लिए। आलंबन, माता पिता और संतान। उद्दीपन, माता पिता के क्रियाकलाप, या आप ये कह सकते हैं माता पिता के क्रियाकलाप नहीं, बच्चे के, है ना, बच्चे के क्रियाकलाप को देख करके माता पिता के मन में वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। गोद में लेना, सिर पर हाथ फेरना, ये क्या है, इसके संचारी अनुभाव है सारी। और संचारी भाव क्या है इसके, स्नेह, ममता, उदारता, यशोदा और बाल कृष्ण के प्रसंग इस कैटेगरी में आएंगे। फिर है भक्ति रस। भक्ति रस में भक्ति, आस्था रहती है, ईश्वर, उद्दीपन। आलंबन ईश्वर है, उद्दीपन भक्ति प्रदर्शित करने वाली स्थितियाँ, ठीक है। या भजन वजन चल रहे हो तो हम भक्ति रस में डूब जाते हैं। हाथ जोड़ना, प्रार्थना करना, श्रद्धा, विनम्रता, समर्पण, मीराबाई के भजन, सूरदास की काव्य रचनाएं, सब कुछ भक्ति रस का उदाहरण है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट पार्ट पर। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा छंद। छंद जो है वो हमने पहले ही बात की है, छंद धातु से बना है, इसका अर्थ होता है खुशी। तो छंद का उपयोग करके जो पद लिखे जाते हैं उनमें कुछ प्रवाह, कुछ गति होती है, उनको पढ़ने में अच्छा लगता है हमें, है ना, खुशी मिलती है। फिर जैसे कि कोई धारा प्रवाह आपके सामने कोई कविता गा रहा होता है तो कितना मज़ा आता है ना, कोई दोहा बोल रहा होता है, ठीक है। जैसे कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। इस तरह के अगर कोई बातें आपके सामने होती तो अच्छी लगती हैं वो सुनने में। क्यों लगती है अच्छी, क्योंकि उनमें तरीके से मात्राओं का प्रयोग किया गया है, वर्णों को इस तरह से रखा गया है कि वो सुनने में उनमें एक लय बने, ठीक है। बस वही छंद से किया जाता है, ठीक है। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी हमने पढ़ा है, पिंगल, ठीक। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम छंद के प्रकार की सबसे पहले, ठीक है। अनुष्टुप छंद, अब वैसे तो इसको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया, बट जो मेन एग्जाम में पूछा जाता है उस तरह से हम कुछ नए छंद भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में जब 8-8 वर्ण होते हैं और यह 4 पंक्तियों का छंद होता है, उसे क्या कहते हैं, अनुष्टुप छंद कहते हैं। उदाहरण आपके सामने है यहाँ पर। दोहा छंद, ये इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हैशटैग लगा लो भाई इस पर, ठीक है। तो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होती है और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। मैंने क्या कहा था, पहले और तीसरे चरण ऑड नंबर, ये विषम पद कहते हैं, हमने जब पढ़ा था विषम पद, है ना। और ये कौन से पद होते हैं, सम पद होते हैं। तो विषम पदों में 13 मात्राएं, सम पदों में 11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण आपके सामने है, जैसे ये अभी जो मैंने कहा था रही मन पानी राखिए, ये भी दोहे का ही उदाहरण है। फिर है चौपाई छंद। चौपाई छंद में प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती है और यह 4 पंक्तियों का छंद होता है, ठीक है। फिर है रोलक छंद।
रोलक छंद क्या होता है, इसमें प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती है और ये भी 4 पंक्तियों का छंद होता है। तो दोहा छंद, चौपाई छंद और रोलक छंद, सोरठा छंद। देखो सोरठा जो है वो दोहे का उल्टा होता है, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं। देखो जस्ट उससे उल्टा है। फिर है आर्या छंद। उदाहरण इनके नहीं पूछे जाते इसलिए मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रही हूँ। आर्या छंद में क्या होता है, प्रथम चरण में 12 मात्राएं, द्वितीय चरण में 18 मात्राएं, तृतीय चरण में 12 मात्राएं और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती हैं। ठीक। शीख ऋणी छंद, प्रत्येक छंद में 17 मात्राएं होती है और यह 4 चरणों का छंद होता है। फिर है हर गीति का, प्रत्येक पंक्ति में 22 मात्राएं होती है और यह भी 4 पंक्तियों का छंद होता है। तो कुल मिलाकर के जो है ये हमारे हिंदी ग्रामर के मुख्य बिंदु थे। और अगर आप ये देख लेते हैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर करके तो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में, कल के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलिए तो फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा संधि। संधि क्या है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें संधि कहते हैं। आप लिख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट रह गया था, इसे लास्ट में मैं डाल रही हूँ। ठीक है, तो स्वर संधि क्या है, स्वर संधि स्वरों के मिलने पर जो संधि जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। वैसे संधि 3 प्रकार की होती है, फिर उनके सब टाइप होते हैं। कौन सी मेन 3 प्रकार की होती है वो मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से। स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ये बाकी जो है इनके सब टाइप हैं। ठीक है, तो अब देखिए स्वर संधि में एक होता है गुण संधि जो ह्रस्व और दीर्घ स्वर के मिलने पर बनती है। वृद्धि संधि जब ह्रस्व और दीर्घ स्वर से मिलती है। दीर्घ संधि जो है जब ह्रस्व और दीर्घ स्वर के मिलने पर दीर्घ स्वर बनता है तो दीर्घ संधि है। आपके नोट्स में सारी चीज़ें दी हुई है, एक बार उसको पढ़ लेना आप। ठीक है, फिर व्यंजन संधि की बात करें तो दो व्यंजनों के मेल पर जो संधि बनती है वो व्यंजन संधि। परसर्ग संधि कब होती है, जब एक ही वर्ण की संधि होती है उसे परसर्ग संधि कहते हैं। जशत्व संधि किसे कहते हैं, जब अनुस्वार का परिवर्तन किसी अन्य व्यंजन में होता है उसे जशत्व संधि कहते हैं। हालांकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लेवल के नहीं है, बट स्टिल आई इंक्लूडेड इन दिस। विसर्ग संधि की बात करें तो जब विसर्ग का परिवर्तन किसी अन्य ध्वनि में होता है तो उसे विसर्ग संधि हम कहते हैं। ठीक है।